हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, जो रिपीट क्वेश्चन हैं। तो एक बार वन बाय वन करके ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक सीरीज है, 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सिर्फ 50 क्वेश्चन है इसके, और ये है वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हुए इसमें है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। और तो सबसे पहले जो खोजा गया था वो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता है जो सबसे पहले भारत में खोजी गई थी। सबसे पहला शहर है हड़प्पा के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये क्वेश्चन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, और वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक। उत्तरी भारत ने पूरे भारत में जो पहली शासन करने पहली महिला शासक कौन थी। पहली महिला शासक कौन थी भारत में, और वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक है जो सबसे पहले जो शासक बनी थी, महिला शासक, वो रजिया सुल्तान। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और यह है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था। बंदरगाह कौन सा ऐसा शहर था जो सिंधु घाटी में बंदरगाह था, तो वो था लोथल। लोथल है ये, फिलहाल ये गुजरात में है। ठीक है, तो सिंधु घाटी का ये बंदरगाह कहाँ था, ये लोथल में था। लोथल जो शहर था वो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो स्थापना किसने की थी, तो वो स्थापना एक अंग्रेज थे, और वो था ए ओ हयूम ने। कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो ए ओ हयूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, सबसे पहला जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को क्या कहा जाता, तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सबसे पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ऐसा कौन सा, जो 4 वेद है उनमें से ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी, दोनों रूपों में है, तो वो जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों रूपों में की गई है। इसके बाद अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये ध्यान रखना, समाचार पत्र किसने शुरू किया था, और ये था सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 पे है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। देखो, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक था हीनयान और महायान। तो जिस टाइम में बटा उस टाइम किसका शासक था, तो उस टाइम था कनिष्क का शासन। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो 2 भाग थे वो हीनयान और महायान 2 भाग थे। अगला है लोधी वंश का शासक, अंतिम शासक कौन था। जो लोधी वंश थे और उनका अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का, तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम जैन संगति कहाँ है। देखो, बौद्ध संगति तो पढ़ ली हमने, इसमें है जैन संगति कहाँ पे हुई थी, तो जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। बौद्ध संगति सभी को याद है, लेकिन जैन संगति बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, तो जैन संगति कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और यह है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है,
तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो ऋग्वेद का जो समय था, जिस टाइम ऋग्वेद लिखा, उस समय समाज में जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी? तो वो था कुल या परिवार। परिवार को कुल बोलते हैं, यानी कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार, यानी कि घर, एक सदस्य, एक कुल था। ठीक है, ऋग्वेद में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 और वो है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? यानी कि किन शासकों के पास नौसेना होती थी? और वो थी चोल शासकों के पास। भारत में सबसे पहले जो नौसेना का है वो चोल शासकों के पास इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो थी चोल शासकों के पास। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? और वो थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? और इसका आंसर आएगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई है। आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। इसके बाद अगला है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम कहा जाता है भगत सिंह को। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। अगला है कि साइमन कमीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये बहुत बार पूछा गया है कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? यानी कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उस टाइम लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए थे, तो उस दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था एक जगह पे। इसके कारण एक किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सिर में जो लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन, और ये थे सैयद अहमद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? और ये था कुशीनगर। ठीक है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ये क्या था? कुशीनगर में। कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखो, कांग्रेस की स्थापना की थी ए हो ह्यूम ने। ठीक है, जो एक अंग्रेज शासक था, लेकिन कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? और वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इनका शॉर्ट नाम आता है WC बनर्जी बोलते हैं, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी है। ठीक है, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ पर स्थित है? तो यह है चिदम्बरम में। कहाँ पे है ये? चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे? चिदम्बरम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हेतु किस भाषा का प्रयोग किया है? महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए हैं? तो वो दिए हैं पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिए उपदेश दिए हैं? पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू किया था। ठीक है, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु है कुतुबकियार काकी, उनकी याद में शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 26 है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? जो लीलावती पुस्तक है ये किससे संबंधित है? किस विषय से है? ये गणित से संबंधित है। लीलावती पुस्तक कोई कहानी नहीं है, गणित से संबंधित एक पुस्तक है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, मैथमेटिक्स से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो, इसमें कई क्वेश्चन है। कैलाशनाथ का मंदिर ये कहाँ पे है? ये एलोरा। और ये किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। जो कैलाशनाथ मंदिर है, महादेव का मंदिर है, ये एलोरा गुफाओं में स्थित है और राष्ट्रकूट शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। पहाड़ी पत्थर चट्टान काटकर इसका निर्माण किया गया था। कैलाश का जो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका राष्ट्रकूट शासकों ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग जब भारत आया था उस टाइम किसका शासक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था।
ठीक, एक फाहियान आया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी में वाराणसी में है, और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे BHU के। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आज़ाद होने से पहले वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जैसे भारत आज़ाद हुआ तब भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो थे C राजगोपालाचारी, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे आज़ाद भारत के भी, और ओवरऑल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, जो एकमात्र इंडियन गवर्नर जनरल थे वो भी C राजगोपालाचारी। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 31, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? थे मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी जो सिक्के चलाए इस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? जो काला अशोक जो शासक थे मौर्य वंश के, उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो गायत्री मंत्र हमारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र को कौन से वेद से है? ये ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, गायत्री मंत्र। उसके है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? और यह था श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, और वो है कि किस गुप्तकाल शासक को कविराज कहा जाता है? कौन सा ऐसा गुप्त काल में ऐसा कौन सा शासक है जिसको कविराज की उपाधि दी गई है? और ये वीणा बजाने के भी शौकीन थे, और ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसे शासक है जो वीणा बजाने के भी शौकीन हैं। ठीक है, इनको वीणा वादक भी कहा जाता है। कविराज की उपाधि भी इनको दी गई है, समुद्रगुप्त को। गुप्त काल के शासक हैं समुद्रगुप्त, जिसको कविराज की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अकबर इतिहासकारों में किसको अकबर का इस्लाम का शत्रु कहा है? यानी कि इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? वो है बदायूनी ने। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? और वो थे शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 पे है कि किस नगर में सिराज ए हिंद कहा जाता था? किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? ऐसा कौन सा नगर है जिसको सिराज ए हिंद कहा जाता? वो है जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था, जौनपुर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 39, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? चालुक्य वंश के जो शासक थे उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? और वो है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, और इसने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए त्राइन के दूसरे युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? वो था पृथ्वीराज चौहान। देखो 1191 त्राइन की पहली लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। 1192 में फिर हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। और उसमें जयचंद की वजह से, जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ था, इसने दगाबाजी कर दी थी और वो मोहम्मद गौरी की साइड हो गया था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। जो तराइन कहाँ पे? ये हरियाणा में है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, और वो है कि भारत का महान रेशम मार्ग यानी कि जो सिल्क रूट है, इसको किसने आरंभ करवाया था? जो सिल्क रूट है इंडिया और चाइना के बीच में है, इसको किसने आरंभ करवाया था? ये था कनिष्क ने। कनिष्क ने सिल्क रूट का आरंभ करवाया था। ठीक है, जो रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है, इसको कई बार सिल्क रूट ऐसे हिंदी में भी सिल्क रूट ही लिखते हैं इसको। ठीक है, जो सिल्क रूट है ये कनिष्क ने शुरू करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, गुल रुखी के नाम से किसको जाना था? कौन से शासक को गुल रुखी कहा जाता था? वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को गुल रुखी के नाम से जाना जाता था।
क्वेश्चन नंबर 43, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया था, यानी कौन सी लड़ाई थी जिसको जीतने के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व शुरू हो गया था, अंग्रेज भारत में कब्जा जमाना शुरू करे थे, और वो थी प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई थी, इसके बावजूद जो जिससे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू हो गया था, प्लासी का युद्ध था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का प्रमुख साधन किसे बनाया, और वो था चौथ। ठीक है, शिवाजी ने अपने राज्य में जो आय का प्रमुख साधन किसको बनाया था, चौथ को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 46, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है भारत के संविधान में, सत्यमेव जयते, और ये किससे लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 47, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 में हुई थी, प्लासी की 1757 में हुई थी। 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। ठीक है, उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, सबसे पहले सोना किसने चलाया था, ये था इंडो बैक्टीरियन ने। सबसे अधिक शुद्ध सोने के शासक किस शासकों ने चलाए थे, कनिष्क ने, कुषाण वंश ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, इंडो बैक्टीरियन ने। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 49, अशोक में धम की परिभाषा कहाँ से ली गई है, अशोक में अभिलेख उसमें धम की परिभाषा कहाँ से ली गई थी, ये था राहुलोवाद सूत्र में, राहुलोवाद सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट है, और वो है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन है, जो जहांगीर का जो दरबार था उसमें जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, वो था मंसूर। मंसूर जो है वो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो ये वो 50 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में इन क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रिपीटेड, सेम टू सेम इस यही क्वेश्चन। कई बार तो ऐसे होते हैं 10 शिफ्टों में एग्जाम हो तो 10 की 10 शिफ्ट में से सेम इन्हीं 50 क्वेश्चन में से सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास एक बार आप जल्दी से एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।